नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम अग्निपथ में आपका स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बिहार में नई सरकार बन गई है और उसके बाद सवाल ये उठ रहा है, इसका उत्तर प्रदेश की सियासत पर भी कोई खास असर पड़ेगा? अगर असर पड़ा तो उसके परिणाम क्या होंगे? दरअसल बिहार में जेडीयू ने एनडीए से नाता तोड़ महागठबंधन के साथ सरकार बनाई है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, जबकि डिप्टी सीएम आरजेडी के तेजस्वी यादव बने हैं। बिहार में जो बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ है उसे सीधे 2024 से जोड़ा जा रहा है। कि कहा जा रहा है कि यह विपक्ष की रणनीति का हिस्सा है। आने वाले समय में विपक्ष से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे। हालांकि वो पीएम मोदी और बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे या नहीं, ये फिलहाल भविष्य की गर्त में है। आपको बता दें कि नीतीश की तरह मायावती भी पलटी मारने में आगे रही हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में तो लगातार ही पलटी मार वाला खेल चलता ही रहता है। चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव सपा के साथ आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सबके रास्ते अलग हो जाते हैं, क्योंकि सब फिर अपना अपना फायदा देखते हैं। वहीं अब जब 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, तो माना जा रहा है कि यूपी में भी बिहार की तरह उथल पुथल शुरू हो सकती है। खैर, जो बिहार में हुआ वो यूपी या और कहीं और ना हो, इसे लेकर बीजेपी का क्या प्लान है? सपा बसपा समेत अन्य दल किस रणनीति के तहत आगे बढ़ेंगे? अग्निपथ में अब चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे, बिहार में नई सरकार, यूपी में पड़ेगा असर। तो इस खास चर्चा पर जो मेहमान हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, मैं उनका तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं सपा प्रवक्ता तारिक अहमद लारी जी, और कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे कृष्णा पांडे जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में हमारे साथ डीपी यादव जी भी है, जो कि सपा प्रवक्ता। डीपी यादव जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले तारिक अहमद जी, जिस तरह से बिहार में यहां पर एक सियासी उठापटक देखने को मिली है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है बीजेपी पर यह आरोप लगते रहते हैं कि वो जो सरकार चल रही होती है राज्यों में, उसको गिराकर अपनी सरकार बनाती है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात कर लें या अभी हाल ही में महाराष्ट्र की बात कर लें। लेकिन इस बार बीजेपी के साथ उल्टा हो गया। बीजेपी की सरकार थी बिहार में, लेकिन वहां पर नीतीश कुमार ने खेला कर दिया। इसको आप किस तरह से देखते हैं और इसका असर उत्तर प्रदेश में क्या पड़ेगा, यह भी आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, इसका असर तो ये है सीधे सीधे कि ये झूठ की राजनीति करते हैं। इन्होंने जो वादे किए थे बिहार को लेकर, वो वादे ये निभाए नहीं, इसीलिए नीतीश जी ने अपना रास्ता अलग चुन लिया। तो जब ये स्पेशल स्टेटस और कई चीजों का इन्होंने वादा किया था और कई लाख करोड़ रुपया देने का वादा किया था चुनाव से पहले, जब वो कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, वो अपने जो उन्होंने वादे किए थे वादे को मुकम्मल नहीं कर रहे हैं, तो रास्ता अलग चुनना ही पड़ेगा। क्योंकि झूठ के सहारे कितने दिन तक काम चलेगा? ये झूठ का सहारा लेके सरकार आप बना सकते हैं, लेकिन सरकार चलाएंगे कितने दिन तक आप जी? तो इसलिए नीतीश जी ने अपना रास्ता चुन लिया है। ये है मामला। नहीं, लेकिन तारिक जी, यही सवाल तो उस वक्त उठे थे कि जब आरजेडी के साथ जेडीयू ने सरकार बनाया था, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पहले भी सरकार बना चुके हैं, उस वक्त भी सवाल उठ रहा था कि ये सरकार तो बना ली है, लेकिन चलेगी कितने साल? और यही हुआ। कुछ समय बाद नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को छोड़कर फिर वो बीजेपी के पास चले गए। अब यहाँ पर भी देखना होगा कि आखिर ये सरकार कितने लंबे समय चलती है। चलिए, मैं आऊंगा आपके पास। कृष्णा पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। कृष्णा पांडे जी, हर दूसरे राज्यों में आप लोग खेला करते थे, इस बार आप लोग के साथ बिहार में खुद खेला हो गया। बिहार में नीतीश कुमार ने आपको छोड़कर वो आरजेडी के साथ उन्होंने सरकार बना ली। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि इसका असर कहीं उत्तर प्रदेश में ना पड़े, क्योंकि अगर बात करें नीतीश कुमार, जो कि वो भी ओबीसी समाज से आते हैं, मुख्यमंत्री जो नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री, वो भी ओबीसी समाज से आते हैं, और जो कुर्मी वोटर है उत्तर प्रदेश में वो तकरीबन 6% है, और इसका बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों पे असर है। कम से कम 50 से ज्यादा ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर कुर्मी वोटर का असर है। अगर नीतीश कुमार सपा के साथ हाथ मिलाकर वहां पर मैदान में उतरते हैं उत्तर प्रदेश में, तो कहीं आपके लिए मुसीबत ना हो जाए, क्योंकि बिहार में तो वो छोड़ के चले गए आपको। अब देखिए भगीरथ जी, जनता पार्टी कभी भी इस पे विश्वास नहीं करती कि कोई हमारे साथ आएगा तो हम मजबूत हो जाएंगे, कोई मेरे साथ से चला जाएगा तो कमजोर हो जाएंगे।
भारतीय जनता पार्टी सदैव नहीं, लेकिन कार्य पे प्रधानमंत्री विश्वास मोदी जी करती है, खुद जनता कहते हैं के- सबका साथ जनता सबका के बीच में विश्वास। काम करने का अगर काम सबका करती है। साथ होगा 24 तभी तो घंटे, आगे बढ़ेंगे आप। 365 दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में जाता है, अपनी बातें और जनता करता है और उसको करने का प्रयास करता है। हम करावेती के सिद्धांत पर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय कैसे हो, समाज के अंतिम व्यक्ति को राष्ट्रपति कैसे बना सके, एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति कैसे बना दे, समाज का जो दबा कुत्ता व्यक्ति है उसको प्रथम पंक्ति में लाके खड़ा कर तो उसके जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसको कैसे दिखाए, इस पे चर्चा करती है और जगह जगह पे हमारा स्पीच और लेते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कर्म में लेकिन रखती कृष्णा है। पांडे जी रही इस तरह बात की उत्तर प्रदेश के, इस तरह रही से बात बात करने उत्तर- के कृष्णा अखिलेश पांडे जी जी आवाज आ रही है आपको और मेरी? नीतीश जी के मिलने की, तो इन लोगों की मिलावट कई बार हो चुकी है। बसपा का उत्तर प्रदेश में हो चुका था, उसका अंत क्या हुआ ये तीसरा- लेकिन कृष्णा पांडे जी ये बताइए, इस तरह की बातें करने से तो सिर्फ सरकार नहीं बनती ना, सरकारें तो जोड़ घटाने से बनती हैं, सरकारें तो बहुमत से बनती है। और जहां पर आप पूरी तरह से सरकार में नहीं जा सकते अपने अकेले दम पर, वहां तो आपको सहयोगी चाहिए ना। बिहार में आप अपने दम पर सरकार नहीं बना पाते थे, इसलिए आपने जेडीयू से गठबंधन किया था, लेकिन अब जेडीयू आपके साथ छोड़ के चले गए। तो इस तरह की बातें बहुत अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन सरकार बनाने के लिए राजनीति में ये सारे समीकरण बहुत जरूरी होते हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर ये समीकरण बिगड़ गया नीतीश कुमार की वजह से, जैसे मैंने जिक्र किया कि कुर्मी वोटर बहुत सारे हैं, तो क्या कुछ आप लोग रणनीति बनाएंगे? इस पर ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। इस तरह से अच्छी अच्छी बातें करके आप सिर्फ राजनीति में रह नहीं सकते, आपको अपने प्रतिद्वंदी उनसे लड़ने के लिए आपको बकायदा एक पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा और तभी आप सफल होंगे। और बीजेपी इस पर एक्सपर्ट है, तो यहां पर आप लोग क्या बनाने वाले हैं? उत्तर प्रदेश में क्या रणनीति होगी? आपने हमारे स्थापना काल से लेकर आज तक, आप हमारे स्थापना काल से लेकर तो हमारे पास सांसद थे, हमने किसी का सहारा नहीं लिया, हमने संघर्ष का सहारा, जनता के आशीर्वाद लिया। और आज हम कृष्णा पांडे जी आप बार बार कह रहे हैं सहारा नहीं लिया, बिहार में तो आपकी सरकार सहारे के मदद से ही चल रही थी ना, अब अपने दम में थोड़ी थी बिहार में आप। सरकार बनाएंगे। कृष्णा पांडे जी एक आखिरी सवाल फिर से पूछ रहा हूं, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा, फिर वापस लौटूंगा आपके पास। आप कह रहे हैं आप किसी का सहारा नहीं लेते, बिहार में तो सहारे के साथ ही सरकार चल रही थी ना, नीतीश कुमार के सहारे के साथ ही आप सरकार में थे, अकेले दम पर तो आप थे नहीं। मैं पुनः आपको ठीक कर दूं, भारतीय जनता पार्टी के सहारे नीतीश चल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं था, हमारे सहारे से मुख्यमंत्री थे। और अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मजबूती से उभरी है और आगे में उभरेगी, हम संगठन पे काम करेंगे, संगठन की व्यवस्थाओं को मजबूत करेंगे, कार्यकर्ता खड़ा करेंगे और आने वाले समय में पूर्ववर्ती सरकार बनाएंगे। चलिए ठीक है, तो ये अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। डीपी यादव जी, अभी कुछ देर पहले ही आपके जो नेता थे शिवपाल यादव जी, उन्होंने पूरे खुले तौर पर यह समर्थन कर दिया था कि जो एनडीए के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका हम समर्थन करेंगे। तो ऐसा लग रहा था कि जो आपकी पार्टी है वो बीजेपी के साथ आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होंगे या लोकसभा चुनाव होंगे उसमें साथ जा सकती है और एनडीए का गढ़ एक मजबूत हो सकता है। लेकिन अब जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार छोड़कर चले गए हैं, एनडीए को छोड़कर चले गए, बीजेपी को छोड़कर चले गए, तो क्या आप लोग का भी रुख कुछ बदल सकता है या फिर जिस तरह से एक पॉजिटिव रुख था बीजेपी को लेकर ये हमेशा आगे बरकरार रहेगा? देखिए भागीरथ जी, जहां तक आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी की बात है, तो उन्होंने हमेशा से जो राजनीति में सही चीजें रही हैं उसको सही कहने का काम किया है और जो गलत रही है उसको गलत कहने का काम किया है। चाहे अपने दल के ही लोग रहे हों, उन्होंने अगर गलत काम किया है तो उनका कहीं ना कहीं से उन्होंने आलोचना की है, और अगर सही बात है तो विपक्षी भी अगर करते हैं तो उसकी आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने प्रशंसा की है। क्योंकि अभी जो राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं तो उसमें ये तो पहले सबसे पहले आप इसी बात का जवाब दीजिए, अभी जो हुआ है बिहार में, नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर गए हैं, ये अच्छा है कि बुरा है, या अच्छा या गलत है? आप लोग के हिसाब से, आप लोग के हिसाब से, आपकी पार्टी के हिसाब से, आपके नेता के हिसाब से क्या सोच रहे हैं आप लोग इसमें? देखिए भागीरथ जी, राजनीति परिस्थिति और संभावनाओं का खेल होती है। अगर आप देखेंगे पिछले 15 साल में तो बिहार एक अद्भुत राज्य के तौर पर राजनीतिक तौर पर उभरा है। कहीं ना कहीं देखिए किस प्रकार से राजनीति में, बिहार के राजनीति में नीतीश कुमार ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में, अपने मुख्यमंत्रित्व के नीचे
सभी दलों को काम करने का अवसर दिया है। कोई भी दल बिहार में ये नहीं कर सकता है कि मुझे अवसर नहीं मिला सरकार बनाने का या मैं सरकार में शामिल नहीं रहा। पिछले 15 सालों के अगर राजनीति को देखेंगे बिहार कहीं ना कहीं देखिए, चाहे आजादी के पहले की बात रही हो चाहे आजादी के बाद की बात रही हो, भारतीय राजनीति को बहुत गहराई से प्रभावित करता रहा हो। बिहार में जब देखिए इमरजेंसी देश में जब लागू हुई थी 1975 में, श्रीमती इंदिरा गांधी ने लागू किया था, तो कहीं ना कहीं उसमें बिहार एक बहुत बड़ा कारण था, बिहार राज्य था। अब देखिए चूंकि जो नीतीश कुमार हैं वो एक समाजवादी विचारधारा के नेता हैं, वो कहीं ना कहीं आदरणीय मनोहर लोहिया के शिष्य रहे हैं, जयप्रकाश नारायण के शिष्य रहे हैं। तो अब परिस्थितियां थी कि जो भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने गठबंधन किया, लेकिन वो वहां अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे अपने आप को, और वो आ गए अब आरजेडी के साथ महागठबंधन में वो शामिल हो गए। अब देखिए, लेकिन डीपी यादव जी मुझे ये बताइए, 15 साल सरकार उन्होंने बीजेपी के साथ बनाई है, पहली बार मुख्यमंत्री भी जिस तरह से बीजेपी के समर्थन से वो बने थे वो, और बीजेपी के साथ गठजोड़ करके बने थे, लगातार 15 साल सरकार चली, बीच में कोई 2-3 साल के लिए वो आरजेडी के साथ चले गए, लेकिन फिर बीजेपी के साथ आ गए। तो जो एक नेचुरल अलायंस था वो तो बीजेपी के साथ था। अगर अब ये कहा जा रहा है जेडीयू की तरफ से कि हम कंफर्ट नहीं थे, तो आपको लगता है कि जो आम जनता है वो इसको हजम कर पाएगी इस बात को लेकर? वो देखिए, अब बिहार में कंफर्टेबल जैसी कोई बात ही नहीं रह गई। आज तो सबसे ज्यादा धर्म संकट भारतीय जनता पार्टी के लिए है, दुविधा की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पर ढंग से, अगर कहिए खुले मन से या पूरे तौर से, कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार की आलोचना भी नहीं कर पा रही है। अगर उसके नेता फ्रंट फुट पर जो आकर के कहने वाली बात है, राष्ट्रीय स्तर के नेता तो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कि इसी तरह से 2015 में भी तो किया था भारतीय जनता पार्टी ने, नेशनल अलायंस बना था, प्री पोल अलायंस था आरजेडी और जेडीयू का, साथ में उनको गठबंधन को बहुमत मिला था। और क्या हुआ, 2 साल बाद वहां पर भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल हो गई, वहां से एग्जिट कौन हुआ? आरजेडी। अब आज भारतीय जनता पार्टी एग्जिट हुई और आरजेडी उसमें शामिल हो गई, और तो कैसे भारतीय जनता पार्टी उसकी आलोचना करेगी? अब राजनीति में कुछ कहने के लिए जरूर भारतीय जनता पार्टी कहेगी, लेकिन उसकी जिस प्रकार से आलोचना करनी चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है आज की तारीख में। अब मैं दूसरे सवाल पर आपके आता हूं। देखिए, जिस प्रकार से आपने बात की उत्तर प्रदेश में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उत्तर प्रदेश में इसका साफ और सीधा प्रभाव पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी गठबंधन बना था 2022 में, अगर उस गठबंधन में जो गठबंधन के दल थे उसका समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा सम्मान किया गया होता, उनका कहीं ना कहीं संघर्षों का लाभ उठाया गया होता, उनके अनुभव का लाभ उठाया गया होता, तो आज उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती और समाजवादी गठबंधन की सरकार होती। तो ये आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के लिए भी एक सबक है कि अभी भी समय है, आप देख जाइए, आप सचेत हो जाइए, अकेला चना भाग नहीं बोल सकता है, और साथ में आइए, गठबंधन एक बनाइए और मिल करके चुनाव लड़िए, तब जाकर के कहीं भारतीय जनता पार्टी से निपट सकते हैं और आपको सफलता मिल सकती है। नहीं तो आज की तारीख में तो भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में है 24 घंटे और अपनी चुनावी तैयारियां कर रही है। पिछले जब हम आप लोग आपके चैनल पे डिबेट किए थे तो इसी मुद्दे पर किए थे। ठीक है, तारिक अहमद जी से हम इसी पर जवाब लेते। तारिक अहमद जी, जिस तरह से डीपी यादव ने कहा आपके सहयोगी हैं अभी भी, लेकिन किसी बात पर नाराज चलते रहते हैं, ये बताइए कि अब सपा है, जिस तरह से तमाम जो आपके सहयोगी गठबंधन रहे हैं उनको लेकर कभी कभी अखिलेश यादव की तरफ से ऐसे बयान आ जाते हैं जैसे कि उनका दिल टूट सा जाता है, चाहे वो शिवपाल यादव हो या ओम प्रकाश राजभर हो, क्योंकि बहुत सारे कभी कभी ऐसे हार्श बयान आ जाते हैं अखिलेश यादव की तरफ से कि जिसको जाना है जाए, हम किसी को रोकने वाले नहीं, इस तरह के बयान वो दे देते हैं जो उनके साथ गठबंधन में रहती है पार्टी। अब जब नीतीश कुमार ने बिहार में एनडीए का साथ छोड़ दिया है और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है कि अगर आपको केंद्र में सरकार बनानी है तो आपको उत्तर प्रदेश में आपको झंडे अपनी पार्टी के गाड़ने पड़ेंगे, आपको ज्यादा सीटें आपको उत्तर प्रदेश से लानी पड़ेंगी। तो अब किस तरह से इसको मौका के रूप में देख रही है सपा? क्या नीतीश कुमार के साथ मिलकर वो यहां पर अपनी पार्टी को भी मजबूत करने का प्रयास करेगी? क्योंकि मैंने फिर जिक्र किया है, जो है नीतीश कुमार है वो ओबीसी से आते हैं और कुर्मी वोटर पर अच्छा खासा उनका प्रभाव है, कुर्मी समाज से भी वो वहीं से आते हैं वो, और एक तरफ जो नरेंद्र मोदी हैं वो भी ओबीसी समाज से आते हैं। तो आप इसको किस तरह से मौके के रूप में देख रहे हैं? क्या आने वाले दिनों में चलकर अखिलेश यादव नीतीश कुमार के साथ बैठकर कोई उत्तर प्रदेश में खास रणनीति बनाने वाले हैं विधानसभा चुनाव को लेकर या आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर, जहां पर बीजेपी को पटकनी दी जा सके? मैं बीजेपी के प्रवक्ता पांडे जी के बारे में कहता हूँ, बिल्कुल फ्रंटियर मेल की तरह बात कर रहे थे और घमंड में बात कर रहे थे। दूसरा डीपी यादव जी के बारे में कहता हूँ, डीपी यादव जी
आप जो इल्जाम लगा रहे हैं, तो पहले आप देखिए कि आपने एक्शन क्या लिया था जिसका हमने रिएक्शन दिया। आप हमारे रिएक्शन को दुनिया में गा रहे हैं, अपना एक्शन भी गा लीजिए कि क्या क्या एक्शन आप लोग किए हैं, तो उसके बाद फिर रिएक्शन के बारे में बात किया जाता है। तीसरी बात, आप नीतीश जी से गठबंधन की बात कर रहे हैं, आपको शायद मालूम नहीं है, ऑलरेडी एक गठबंधन चल रहा है जिसमें ये तय हो चुका है, ममता जी हो चाहे क्या नाम है, ये क्या नाम है, आरजेडी लालू जी की पार्टी हो चाहे हम लोग हो, ये ऑलरेडी तय हो चुका है कि हम लोग अपने अपने स्टेट में किसी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ाएंगे। नहीं, यहाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि नीतीश कुमार भी अगर आपके साथ शामिल होते हैं, किस तरह से इसको मौके के रूप में आप देख रहे हैं? वही जवाब दे रहा हूँ। अब वो नीतीश जी इस गठबंधन में शामिल हुए तो गठबंधन धर्म का पालन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि बीजेपी में उनके 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 लिए क्या जगह है और बीजेपी उनको क्या समझती है और क्या समझ के ट्रीट करती है। तो ये हमारे वहाँ तो है नहीं, हम लोग के लिए तो आज भी वो सीनियर है, माननीय है, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे चाहे ना रहे, तब भी वो हमारे लिए माननीय होंगे, थे, है और रहेंगे। तो वो गठबंधन धर्म का पालन पूरा करते हैं। गठबंधन उनका अगर क्या नाम है लालू जी से हो रहा है, जो कि हो गया है, तो लालू जी का गठबंधन हमसे भी है और ममता जी से भी है, तो नीतीश जी उसको भी फॉलो करेंगे, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब रही बात जोड़ तोड़ की राजनीति की, तो एक ना ये कह रहे हैं कि हम किसी का सहारा नहीं लेते हैं, तो ये बगैर सहारे के कहीं है नहीं। पंजाब में इन्होंने सहारा नहीं लिया अकाली का, तो वहां गायब हो गए। सहारा अकाली का सहारा लिया था तो सरकार बना लिए थे। ये शिवसेना का सहारा नहीं लेते हैं तो सरकार में नहीं होता है, शिवसेना का सहारा लेते हैं तो सरकार मिल जाती है। अब फिर इन्होंने शिवसेना को तोड़कर उसका सहारा लिया है, तो ये बगैर बैसाखी के चल ही नहीं पाते हैं। तीसरी बात, आप कह रहे हैं कि मोदी जी बैकवर्ड है। आप याद करिए 2014 से पहले मोदी जी ने अपने गुजरात क्षेत्र में मोदी नाम की कम्युनिटी को, जो कि वैश्य समाज में सम्मिलित थी, उसको जानबूझ के 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने आप को, मोदी कम्युनिटी को बैकवर्ड घोषित किया था, बैकवर्ड लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। उसमें वो कामयाब भी रहे, लेकिन उनके जितनी भी कम्युनिटी है उनकी शादियां वैश्य समाज में ही होती है। तो ये वैश्य तो है, ये बैकवर्ड नहीं है, ये फर्जी और राजनीतिक और चुनावी बैकवर्ड है, जिनका नाम है मोदी जी। बैकवर्ड ओरिजिनल थे तो कल्याण सिंह जी थे बैकवर्ड, लेकिन मोदी जी बैकवर्ड नहीं है। मोदी जी वैश्य समाज से आते हैं और वैश्य समाज की ही पार्टी प्रॉपरली कायदे से आरएसएस और बीजेपी रही है, जिसको फंडिंग की जाती थी। अब ये कैसे कैसे फंडिंग करते थे ये जानते होंगे, हम उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं। नहीं, लेकिन मुझे आप इस बात का भी जवाब दीजिए कि अब नीतीश कुमार, जैसे आपने कहा, वो गठबंधन जो इसका है पालन करेंगे, लेकिन कहां पर क्षेत्र में अब सपा अपने आप को मजबूत देख रही है? जैसे नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़कर अभी वो इस गठबंधन में, नए गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, तो कहां आप अपने आप को मजबूत आप समझ रहे हैं, मजबूत देख रहे हैं अपने आप को? कौन कौन से क्षेत्र में, कौन कौन से हिस्से में? 40 सीटें, 40 विधानसभा की सीटें यूपी में ऐसी थी जिसमें हम 500 वोटों के नीचे आ रहे हैं, और 75 सीटें ऐसी थी जिसमें हम 2000 वोटों के नीचे आ रहे हैं। वक्त बदल रहा है, इंतजार करिए। हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कितना समय बचा है? कुल एक साल ही समझिए, बाकी तो चुनावी मोड रहेगा। कुल एक साल समझिए। चुनाव मोड में अगर मोदी जी है तो अखिलेश जी भी चुनाव मोड में जा चुके हैं, उनके भी दौरे चल रहे हैं, उनकी भी रैलियां चालू हो रही हैं, सब कुछ तो चल रहा है। कृष्णा जी, बिल्कुल, चलिए कृष्णा पांडे जी से पूछ लेता हूँ। कृष्णा पांडे जी, जब विधानसभा चुनाव हुआ बिहार में तो आप लोग की सीटें ज्यादा थी और नीतीश कुमार की सीटें कम थी, जेडीयू की सीटें कम थी, लेकिन तब भी आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही आपने बनाया, क्योंकि आप लोग ये नहीं चाहते थे कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो हो सकता है शायद वो गठबंधन होता भी नहीं और सरकार आपकी वहां बनती भी नहीं। और एक सोच ये भी थी कि ठीक है, नीतीश कुमार बिहार देख रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन केंद्र में इसका असर नहीं पड़ना चाहिए, केंद्र में वो आपके साथ रहे जब भी लोकसभा चुनाव हुए, ताकि केंद्र में आपकी सत्ता कायम रहे, सत्ता बरकरार रहे। लेकिन अब जैसे ही एनडीए छोड़ा नीतीश कुमार ने और जब शपथ लिया आज नए गठबंधन के साथ, तो उन्होंने ये कहा कि जो 2014 में आए थे वो 2024 में दोबारा नहीं आएंगे, और साथ ही विपक्ष को भी एकजुट होने की यहां पर उन्होंने हिदायत दी है, सलाह दी है। और जैसा मैंने फिर इसको जिक्र करूंगा कि देखिए, अक्सर ये बात सामने उठती है कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ऐसा कौन सा नेता है जो खड़ा हो सकता है 2024 के चुनाव में विपक्ष का वो एक चेहरा हो सकता है, और हमेशा उस नाम में सबसे आगे नीतीश कुमार का नाम आगे आता है। लेकिन जब नाम उनका आगे आता है फिर ये भी बात उठती है वो तो एनडीए के साथ में, तो कैसे वो विपक्ष के साथ खड़े हो जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़े हो जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहा है कि उन्होंने इसलिए अपना पाला बदला है ताकि वो जब 2024 का चुनाव हो तो वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के सामने एज ए पीएम के तौर पर खड़े हो और पीएम का विपक्ष का चेहरा हो। तो ये इतना आसान नहीं होगा आपके लिए लगता है 2024 में? कृष्णा पांडे जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? कृष्णा जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है कि हमारी आवाज नहीं पहुंच रही उन तक, हम कोशिश करेंगे। डीपी यादव जी, देखिए विपक्ष की जब भी बात उठती है कि विपक्ष मजबूती के साथ इकट्ठा हो, हालांकि जब भी ये बात होती है तो कोई ना कोई एक अपने दूसरे रास्ते में निकल जाता है, लेकिन जो एक चेहरे की बात होती है कि आखिर वो चेहरा कौन सा होगा जो मोदी के सामने खड़ा होगा, तो उसमें नीतीश कुमार का नाम सबसे आगे आता है, जैसे कि मैं कृष्णा पांडे जी से भी कह रहा था। लेकिन जब वो एनडीए में थे तो जाहिर सी बात है, और वो खुद भी कई बार कह चुके हैं कि मैं बिहार से आगे जाना चाहता नहीं हूं, मैं कभी प्रधानमंत्री की रेस में नहीं हूं, अभी भी उन्होंने कहा। लेकिन अगर विपक्ष उनको खड़ा करता है तो वो कितना मना करते हैं और किससे कितने सहमत होंगे, लेकिन ये अभी चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है कि मोदी के सामने अगर नीतीश कुमार खड़े होते हैं तो इसका असर कितना होता है, क्योंकि साफ स्वच्छ छवि वाले, कोई भी घोटाले की उनके ऊपर आरोप नहीं है, इस तरह के तमाम, जिस तरह से मोदी की छवि कही जाती है वैसे ही कहने के नीतीश कुमार की छवि। तो आपको लगता है कि बीजेपी के लिए 2024 इतना आसान नहीं होगा अगर विपक्ष का चेहरा होते हैं पीएम के लिए नीतीश कुमार? निश्चित रूप से बीजेपी के लिए 2024 इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बिहार के परिदृश्य से भी देखिए, अगर 2019 में गठबंधन नहीं हुआ होता भारतीय जनता पार्टी का जेडीयू के साथ, तो कहीं ना कहीं जो 40 सीटें हैं उसमें सफलता नहीं प्राप्त करती भारतीय जनता पार्टी। अब देखिए जिस प्रकार से आप कह रहे हैं छवि वाली बात, तो छवि तो देखिए समय समय पर जनता अपने लिए नेता की छवि गढ़ लेती है। अब मोदी जी में बहुत सी अच्छाइयां हैं तो बहुत सी कमियां भी हैं। अब अगर उसका विश्लेषण ढंग से हो जाए, तटस्थ तरह के विश्लेषण होगा, तो मोदी जी में भी कमियां तमाम नजर आएंगी। तमाम नेता हैं उनके आगे जिनमें बहुत सी अच्छाइयां हैं। ऐसे ही देखिए जब 2004 का लोकसभा का चुनाव होता। अच्छा, मुझे आप नीतीश कुमार के अलावा कुछ और ऐसे नाम बताइए जो विपक्ष का चेहरा हो सकते हैं। जी देखिए बहुत से चेहरे हैं, कुछ एक दो नाम गिनाइए ना, एक दो नाम गिनाइए तो मुझे लगता है चर्चा और अच्छी मजेदार हो जाएगी। मैं बताऊं, देखिए यहाँ पर एक ऐतिहासिक बात भी मैं करूं, जब 1942 की भारत छोड़ो क्रांति हो रही थी तो सारे बड़े नेता जेल में चले गए थे, चाहे वो महात्मा गांधी रहे हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हो, चाहे अबुल कलाम आजाद रहे हो, सबके सब नेता जेल में चले गए। और जब लोगों ने पूछा कि अब इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि अब जनता इसका नेतृत्व करेगी, जनता को आजादी चाहिए। तो उसी तरह से 2024 में जनता नेतृत्व करेगी, जनता को कहीं ना कहीं मुक्ति चाहिए, जनता को कहीं ना कहीं सारी समस्याओं से छुटकारा चाहिए। हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी में क्या कमी है? शिवपाल सिंह यादव जी भी हमारे नेता कहीं ना कहीं से सारी जो राजनीतिक जो वो होती है सब पूरा कर रहे हैं, वो क्यों नहीं आगे आ सकते हैं? बिल्कुल। तो नेता जनता तलाश कर लेती है, और उत्तर प्रदेश में अगर उनके, मैं बार बार इस बात ठीक है, आपने कहा कि जनता नेता तलाश कर ली थी, लेकिन ऐसा नहीं, इतना आसान नहीं होता है। जो किसी को एक आगे निकलकर सामने आता है और जो जनता रहता है उसी के बीच में, ठीक है, क्योंकि उसी में से बीच के एक नेता सामने आता है और जो एक आगे चलकर वो एक जन नेता बन जाता है, लेकिन किसी को निकलकर आगे आना होगा ना। इसलिए मैंने कहा कि अभी तो मोदी के सामने जो एक नाम आता है वो आता है नीतीश कुमार का। ऐसे बहुत सारे हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हाँ मैं भी जा सकता हूँ, या कुछ लोग कुछ और नाम भी गिनाते हैं, लेकिन यहाँ पर अब देखना होगा कि नीतीश कुमार ने अब जब एनडीए छोड़ दिया तो इसका असर कितना होता है। कृष्ण मोहन जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कृष्णा पांडे जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, मुझे लगता है कृष्णा पांडे जी नहीं सुन पा रहे, क्योंकि एक पक्ष हम फिर से जानना चाह रहे थे बीजेपी का, लेकिन उनसे हमारी आवाज नहीं जुड़ पा रही है। समय भी कम है तो एक लास्ट कमेंट हम ले लेते हैं सभा प्रवक्ता तारिक अहमद से। तारिक अहमद जी, देखिए मैंने फिर कहा कि जो एक चेहरे की बात होती है, क्योंकि अभी 2024 का चुनाव होने वाला है, फिर उसके बाद विधानसभा का चुनाव है यूपी में, तो अब अगर नीतीश कुमार विपक्ष की तरफ से चेहरा होते हैं तो क्या, पहले तो ये, क्या सपा उसको समर्थन देती है और सपा उसके समर्थन में रहेगी कि हाँ अगर नीतीश कुमार पीएम का चेहरा होंगे तो हम समर्थन देते हैं? और दूसरा ये
कि फिर से मैं कह रहा हूं कि जो एक छवि है, जो एक छवि अभी है सामने, भले आप लोग इससे इत्तेफाक ना रखें, लेकिन जो एक छवि है जिसकी वजह से लगातार पिछले बार भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त मिली और अकेले दम पर बीजेपी सरकार चला रही है केंद्र में, तो उस छवि के सामने, मोदी की जो छवि, उस छवि के सामने नीतीश कुमार की छवि को आप किस तरह से देखते हैं? आप नीतीश जी की बात क्यों कर रहे हैं? ममता बनर्जी जी नहीं है? नहीं, मैं तो कह रहा हूं ठीक है, ममता बनर्जी भी जा रहा आप है। बिल्कुल आप नाम गिना सकते, देखिए इसलिए मैंने कहा पहले कि क्या आप समर्थन देंगे, लेकिन मुझे लगता है शायद आप नहीं देंगे क्योंकि आप ममता बनर्जी का आप नाम गिना रहे हैं। हम प्रधानमंत्री के दौड़ में नहीं है। हाँ, बाकी जो भी गठबंधन बनेगा वो जो तय करेगा उसको माना जाएगा। हम गठबंधन धर्म का पालन करते हैं हाँ। और हम किसी के ऊपर फालतू में बीजेपी के कहने के हिसाब से किसी के ऊपर बीजेपी के कठपुतली बनकर हम किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाते हैं। तो जो गठबंधन वाले जो फैसला करेंगे उस ठीक। फैसले को हम मानेंगे। चलिए, तो मतलब कि अभी सीधी अभी सी बात अभी है। अभी आप इसके पक्ष में नहीं है कि अगर नीतीश कुमार अगर यूपीए के आपके विपक्ष के अगर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं तो आप उसका समर्थन करते हैं, अभी आप इसमें पशुपेश में। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृष्णा पांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि बहुत कोशिश की हमने दोबारा आपसे संपर्क करने के, लेकिन नहीं हो पाए आपसे संपर्क। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक अहमद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डीपी यादव जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो बिहार में नई सरकार तो बन गई है, ज्यादा कुछ बदला नहीं है क्योंकि जो सीएम है वो तो नीतीश कुमार ही है, लेकिन बाकी के जो कुछ मंत्री हैं जो बीजेपी के हिस्से थे, अब वो कोटा अब चले गया है, तेजस्वी के खेमे में चले गया। तेजस्वी डिप्टी सीएम बन गए हैं और जहां पर जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था, अब जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन हो गया बिहार में। अब इसका असर उत्तर प्रदेश में किस तरह से होगा, इसी को लेकर चर्चा हम कर रहे थे, लेकिन ऐसा माना जा रहा क्योंकि जो कुर्मी वोटें 6% हैं उत्तर प्रदेश में और नीतीश कुमार ओबीसी कुर्मी समाज से आते हैं, तो इसका असर हो सकता है। और अगर बीजेपी ने इसको सीरियस नहीं लिया, क्योंकि जिस तरह से कृष्णा पांडे जी कह रहे थे, हम किसी का साथ नहीं लेते हैं, हम अपने अपने दम पर सरकार बनाते हैं, लेकिन मुझे लगता है शायद अगर उनके बड़े नेता इस बात को सुनेंगे तो शायद उनको भी बोलेंगे कि इस तरह का बयान मत दिया करो मीडिया में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास। लेकिन देखना होगा कि बिहार में जो राजनीति की उठापटक हुई है, उत्तर प्रदेश में कितनी उठापटक होती है और बीजेपी के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव कितना चैलेंज और चुनौतीपूर्ण होता है, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतने, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।